देखो अभी फीचर्स इसके हम मीनिंग से आसानी से निकाल सकते हैं। तो फीचर्स में आपको बता दूं, यहाँ पे 5 फीचर्स है इसके। सबसे पहला फीचर्स, असरटेनिंग द कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट डिसाइड करने में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग डेटा टू द मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करने के लिए, मैनेजरल डिसीजन के लिए हमको ये मतलब मदद करता है। एनालाइज एक्सपेंसेस दैट गिव्स डिटेल अकाउंट अबाउट द एक्सपेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हमको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर एलोकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है, सब कौन से डिपार्टमेंट में कितना खर्चा लगता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखता है। कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर है, कॉस्ट को हमको प्रोडक्शन में अंदर कट करना, मतलब कैसे हमको कॉस्ट रिड्यूस करना, उसकी डिटेल देता है। डिसीजन में हमको प्लानिंग में मदद करता है। तो ये सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के फीचर हैं। चलिए अब हम देखते हैं उसके एडवांटेजेस। देखो मीनिंग मैंने इसलिए बहुत डीप में आपको समझाया कि एक बार आपको मीनिंग समझ में आ गया तो उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन आप आराम से निकाल सकते सॉरी। चलिए सबसे पहला उसका एडवांटेजेस, और सबसे पहला जो उसका काम, जैसे उसकी जो नीड ज़रूरत हमको पड़ी थी वो ही था कि हमको एक यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालनी है। तो सबसे पहला उसका एडवांटेजेस यही है, असरटेन कॉस्ट। देखो ये कॉस्ट कैसे डिसाइड होता है, कोई भी चीज प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक चार्ट दिया, उसमें दिखता है हमको रॉ मटेरियल है, लेबर है, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है, लेबर है, फ्रेट है, परचेस जो की हमने प्रोडक्ट उसकी रीसेल वैल्यू है, कैश और ट्रेड डिस्काउंटिंग है, फैक्ट्री ओवरहेड है, स्टोरेज का कॉस्ट है, परचेस रिटर्न और अलाउंसेस का है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, बराबर, तब जाके हमको कॉस्ट डिसाइड होती है। यानी कि जो भी चीज़ें हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाने के अंदर लगानी है वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है, और वो हमको मदद कहाँ से मिलती है, मतलब कहाँ से ये सब सिस्टम, कौन से सिस्टम के अंदर है, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड के अंदर ही है। यानी ऐसा बोल सकते हैं हम, कॉस्ट अकाउंटिंग अनेबल्स मैनेजमेंट टू एक्यूरेटली अकाउंट फॉर कॉस्ट बाय फैक्टरिंग इन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स। यानी कि यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमको मालूम है कि खर्चे 2 टाइप के होते हैं, फिक्स और वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि मटेरियल और लेबर, और फिक्स यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग के अलग अलग मेथड में हमने सीखी हुई है। तो ये उसका एक बेनिफिट है। इट असिस्ट इन द कॉस्ट असेसमेंट ऑफ ऑल फैक्ट्स of a business, including the cost of process, product, projects, contracts. To do this, cost accounting relies on various techniques such as job costing, standard costing, process costing। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। तो ये सारे यहाँ पे हमको इनका बेनिफिट ये है कि ये सारी चीज़ों के हिसाब से हम कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट, कोई भी जॉब की कॉस्ट, कोई भी प्रोसेस की कॉस्ट, सारी चीज़ें हम आसानी से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा उसका बेनिफिट है प्राइस फिक्सेशन। देखो प्राइस फिक्स करना है तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या होता है बिजनेस का, कोई भी उद्देश्य, एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कब कमाओगे आप, कंपटीशन के अंदर टिकना है और प्रॉफिट भी कमाना है। तो आपको अपनी जो चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में लाने के लिए मार्केट में ज़्यादा ज़्यादा सेल करनी पड़ेगी, और ज़्यादा सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइस जो है वो हमारी कॉम्पिटिटर से कम होनी चाहिए, या तो उसकी बराबरी में होनी चाहिए, या तो उसका क्वालिटी हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो प्राइस फिक्स करने के अंदर सबसे ज़रूरी जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है कॉस्ट अकाउंट। सिंस कॉस्ट अकाउंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो हमको मतलब कंप्लीट हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका A to Z एक्सपेंस लगा के उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट हमको निकाल के देता है। इट फैसिलिट द वर्क ऑफ प्राइस फिक्सेशन कंसिडरली, मतलब हमें लॉस नहीं जाएगा, उसकी यहाँ पे 100% गारंटी है, क्योंकि एक बार कॉस्ट डिसाइड हो गई तो उसमें हम प्रॉफिट ऐड करके हमारा सेल प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। कितना हमको पोर्शन प्रॉफिट का रखना है वो यहाँ पे हमको मिल। अच्छा, टेंडर कोई भी भरना है, टेंडर कोई भी बनाना है तो पहले उसका बजट बनाना पड़ता है, वहाँ पे भी हमको ये कॉस्ट अकाउंट हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
टेंडर हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉस्टिंग रिकॉर्ड। हमने पहले जो पास्ट में बनाया था, जो चीज़ बनाई थी, उसके हमारे पास रिकॉर्ड होंगे तो उसी के बेस पे हम दूसरा कोई कोटेशन बना सकेंगे, कोई टेंडर बना सकेंगे। इफ प्रॉपर प्राइस फॉर टेंडर इज डिटरमाइंड इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेंडर बीइंग रिजेक्टेड। टेंडर रिजेक्ट नहीं होगा, हमारे पास पुराना रिकॉर्ड है और हम उसमें इन्फ्लेशन लगा के हम टेंडर ऐसा बना सके रिड्यूसिंग कॉस्ट पे, तो हमको टेंडर रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। तो इसमें वो कॉस्ट अकाउंटिंग ही हेल्प करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है। एलिमिनेटिंग वेस्टेज, वेस्टेज कम से कम होता है। जब आपको पता चल गया, आपने एक स्टैंडर्ड बनाया कि इतना ही इसमें रॉ मटेरियल जाएगा, बराबर, और उससे ज़्यादा गया तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, उसको तुरंत आप रोक सकोगे। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद डिटेल ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। इट इज़ पॉसिबल टू चेक वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेस्टेज और लॉसेस। तब वेस्टेज यहाँ पे हम कम कर सकते हैं फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग। डेटा फॉर कंपेरिजन, आपको कंपेरिजन करने के लिए डेटा मिलता है। मैंने बोला अभी टेंडर के लिए कि भाई टेंडर, मैंने एक जो प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं उसी का टेंडर हमको कहीं पे भरना है, तो हमारे पास पुराना रिकॉर्ड होगा कि भाई हमने 1 साल पहले या तो 2 महीने 6 महीने पहले जो ये प्रोडक्ट बनाई थी और यही क्वालिटी का दूसरा हमको ऑर्डर मिलता है, यही सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से मिलता है, तो उसको बजट देना है हमें, या तो कोटेशन देना है या तो टेंडर देना है। तो मेरे पास डेटा है पुराना, उसको कंपेयर करके मैं उसमें मेरी कॉस्ट या तो उसकी टेंडर प्राइस जो भी है वो डिसाइड कर सकता हूँ। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स वेरियस कॉस्टिंग डेटा फॉर कंपैरिजन विच इज टर्न हेल्प द मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर लाइंस ऑफ एक्शन। आगे जाके हमें कोई डिस्काउंट स्कीम रखनी है, प्राइस कम करनी है, प्राइस बढ़ानी है, क्वालिटी में कुछ चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डेटा हमको कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉपर रिकॉर्डिंग से मिलते हैं। लोकेटिंग अनप्रॉफिटेबली एक्टिविटीज़, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसका एडवांटेजेस बहुत ही बड़ा है। फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका कोई प्रॉफिट होता ही नहीं है, बट होती रहती है। अगर जो चीज़ें, जो एक्टिविटी हमको प्रॉफिट नहीं देती है तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के उसमें मीनिंग में देखा हमने, एनी रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऑटोमेटिक लग जाता है। तो यहाँ से हम कॉस्ट कट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट नहीं देती है हमें, तो उसको तुरंत रोक सकते हैं। जिसकी ज़रूरत ही नहीं है तो उसको हम लोकेट कर सकते हैं, बराबर, प्रॉपर कॉस्टिंग रिकॉर्डिंग रखने से। अ कॉस्टिंग सिस्टम ब्रिंग्स टू लाइट दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट प्रॉफिटेबल और विच रिजल्ट इनटू वेस्टेज। अगर वो प्रॉफिट नहीं देती है तो लॉस करेगी या तो वेस्टेज करेगी, बराबर। लेबर जो होते हैं वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, काम नहीं है तो कुछ ना कुछ वो करेंगे, कुछ बिगाड़ेंगे, काम वो ख़त्म करेंगे, तो लॉस करेंगे बैठे बैठे। कंपेरिजन विद स्टैंडर्ड एंड विद फिगर ऑफ अदर यूनिट्स इन द सेम इंडस्ट्री हेल्प इन दिस मैटर एंड द कवेटेड गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड। हम दूसरी कंपनी से और स्टैंडर्ड वो एक डिसाइड करने के बाद हम ये सारी चीज़ें जो है वो लोकेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं या तो बंद कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग की मेथड के हिसाब से। असरटेनिंग कॉजेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हम जान सकते हैं कितने कारण, ये प्रॉफिट का रीज़न है, ये लॉस का रीज़न है, ये प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, ये लॉस हुआ तो कैसे हुआ। अब कोई चीज़ का जब हमको रीज़न पता चल जाए तो फिर उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। अभी पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है बिजनेस में, तो क्या करेंगे? प्रोडक्शन होता जा रहा है, मार्केट में चीज़ें बिकती जा रही है और रोटेशन पैसे का चल रहा है, बट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो ऐसी मेथड है हमारे पास, जिस तरह से यूनिट कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्टिंग है, वो सारी चीज़ों से जो हमको डेटा मिलता है उस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ तो कैसे हुआ, लॉस हुआ तो कैसे हुआ, उसका रीज़न जान सकते हैं। जैसे देखो, फाइनेंशियल अकाउंट्स रिवील द टोटल प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है वो हमको पूरा बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस देता है, वेयर द कॉस्ट अकाउंट हेल्प इन असर्टिंग कॉजेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग भी देता है पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का देता है, पर्टिकुलर
आइटम का देता है, हमको पर्टिकुलर सर्विस का देता है। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट में बी रनिंग इनटू लॉसेस नॉट बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे प्रोडक्शन का कॉस्ट हाई हो जाता है और लॉस में चल रहा है, बट बिकॉज द प्रोडक्शन में बी मच बिलो द कैपेसिटी, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है और डिपार्टमेंट लॉस में चल रहा है। दिस इन्फॉर्मेशन रिसीवेबल ओनली बाय कॉस्ट अकाउंट। ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ही मिलेगा, वो फाइनेंशियल अकाउंट में मिलेगा नहीं। फाइनेंशियल अकाउंट में तो पूरा सेल आता है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना हुआ, कहाँ से कितना हुआ, वो नहीं पता चलता। वहाँ पे पूरा सेल्स आता है, पूरा प्रॉफिट आता है पूरे बिजनेस का। तो एक डिपार्टमेंट में कितना लॉस हुआ, एक डिपार्टमेंट में प्रॉफिट हुआ, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है। यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो दिखता तो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट ज़्यादा है, एक का प्रॉफिट और लॉस कम है, तो दिखता फाइनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट ही है, लेकिन एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, लॉस। ये चीज़ हमको कहाँ पे पता चलती है, ओनली फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। पूरी इंडस्ट्री जो है उसका हमको बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट्स ऑफ होल इंडस्ट्रीज, मतलब कि हम जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उसकी पूरी इंडस्ट्री की डिटेल हमको मिलती है। जैसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्रिंसिपल में बी अडॉप्टेड बाय ऑल यूनिट ऑफ द सेम इंडस्ट्री। हम दूसरी कंपनी के साथ डेटा उसका कंपेयर करते हैं, उसकी प्रोडक्ट बनती है तो उसको कितने में, वो इतने में सेल कर रहा है तो उसको क्यों इतने में पड़ती है, उसको मतलब प्रॉफिट कमाता है फिर भी वो इतने में सेल करता है और हमारी तो कॉस्ट ही इतनी है। तो ये पूरी इंडस्ट्री की हमको सेम मालूम पड़ती है। ऑल यूनिट्स में सेंड देयर कॉस्टिंग डेटा टू द सेंट्रल ऑफिस। हाँ, और ये कॉस्टिंग का डेटा जो होता है वो डिपार्टमेंट बनाया गया है गवर्नमेंट का, वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे एक रिटर्न के फॉर्म में फाइल करनी होती है। एक फॉर्म के अंदर सारी डिटेल देनी पड़ती है कि हमने इस मंथ में या सॉरी इस साल में कितने यूनिट बनाए, उसकी कॉस्ट कितनी लगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसको जमा करनी पड़ती है। वो सारी इंडस्ट्री के जो डेटा होता है वो गवर्नमेंट के पास आता है। विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द बिजनेस यूनिट, उसको बिजनेस का यूनिट नेम वहाँ पे देना नहीं होता है। द इंफॉर्मेशन सो अवेलेबल इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द होल इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट जो है वो उसका वो स्टैंडर्ड आइडल एक डेटा जो होता है वो बाहर निकालते हैं, तो वहाँ से हमको पता चलता है कि भाई मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ तो भाई गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रूल बना दिया कि ये जो दवाई है वो इतने में ही सेल करनी है। कैसे बना दिया उसने, तो उसके पास सारे डेटा आया था, उसके पास उसको पता चला कि भी कम से कम रेट में इतना बन सकता है, ये फैक्ट्री जो है उसमें इतने में बना सकती है, तो बाकी लोग भी बनाएंगे। तो फिर हमें देखना पड़ता है कि हम कैसे करेंगे वो, तो वो डेटा हमको मतलब कहाँ से मिलता है, ओनली फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। और सबसे लास्ट वाला जो है 9 नंबर का पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको कोई भी डिसीजन प्रोडक्शन के अंदर या लेना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही आपको हेल्प करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पे फेल होता है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग फर्निश इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच वुड हेल्प मैनेजमेंट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड फॉर्मुलेटिंग ऑपरेशन पॉलिसीज सच एज। इस तरह की कुछ डिसीजन मेकिंग की जो पॉलिसीज़ है मैं आपको अलग अलग से बताता हूँ, उसमें डिसीजन लेने के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग हमको पूरा डेटा प्रोवाइड करता है। सबसे पहला है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, यानी तो हम थोड़ा हाईलाइट करके देखते हैं। देखो एक कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होती है, तो ये देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट की लाइन जो है देखो ऊपर जा रही है, ये रेवेन्यू की लाइन भी ऊपर जा रही है, और यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है बराबर, यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है वो है हमारा बीईपी। बीईपी आप सब जानते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये बीईपी जो है उसके अगर हम डाउन गए तो लॉस है, और जब ऊपर गए तो ही वो प्रॉफिट है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग से जब हमें डेटा मिलता है तभी हम उसको ये जान सकते हैं कि भाई हम प्रॉफिट में काम कर रहे हैं या लॉस में काम कर रहे हैं, बराबर है। तो ये हमको डिसीजन में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट ही हो रहा है, या तो फिर लगता है कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बीईपी पे चल रहा है, और पता नहीं चलता है। पर अगर देखो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड यूज़ की है, सिस्टम यूज़ की है, तो आपको डायरेक्टली उसका डिसीजन मिल सकता है कि भाई अभी मुझे बिजनेस बंद करना चाहिए, क्योंकि मैं लॉस करके तो बिजनेस नहीं कर पाऊँगा।
यानी कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्रॉफिट वो मिला के सेल प्राइस बनती है, और हमारा सेल प्राइस ही कॉस्ट प्राइस जितना बन जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास नहीं रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है उसको हमें बंद कर देनी चाहिए, लॉस नहीं करना चाहिए। तो ये डेटा जो हमको मिलता है वहाँ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं भाई बंद करना चाहिए या अभी उसको शुरू रखना चाहिए। कोई भी चीज़ जो होती है, मतलब रॉ मटेरियल हमारा जो होता है, कई सारी कंपनीज ऐसी होती है जो रॉ मटेरियल खुद बनाती है और उसी रॉ मटेरियल का फिर उसकी फिनिश गुड्स में यूज़ करते हैं। तो वो बनाना है जो चीज़, वो चीज़ हमें बनाने से हमको सस्ती मिलती है या फिर डायरेक्ट वो हम दूसरे किसी से डायरेक्ट ले ले, परचेस कर ले, बाय कर ले तो हमको सस्ती मिलती है। तो ये भी डिसीजन हम ले सकते हैं। हम खुद हमारे यहाँ पे बनाएंगे तो हमको 10 रुपीज़ पर यूनिट पड़ता है, पर मार्केट में से वही चीज़ हमको 8 रुपये में मिलती है। तो हम क्यों बनाए? 8 रुपये लेके 2 रुपये कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो ये डिसीजन हमको कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा से मिलता है। वेदर द प्रोडक्ट बाय मीन्स ऑफ मैनुअल लेबर और इंस्टॉल मशीन, ये बहुत अच्छा डिसीजन लेने के लिए हमें ये हेल्पफुल रहता है। देखो खास हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें हमको लेबर का यूज़ करना है या मशीनरी पे जाना है। अगर मशीनरी से यूज़ करते हैं तो मशीन पुराना वाला लेना है या नया वाला लेना चाहिए। यूज़ मशीन से भी हमारा काम चल जाएगा या न्यू मशीन से हो जाएगा, नई मशीन ही लेना पड़ेगा। मशीनरी जो हम यूज़ करते हैं अभी उसको रिपेयर करके चलाना है या फिर उसको रिप्लेस ही कर देना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि रिपेयरिंग का खर्चा जो होता है ना, उससे कम में मशीन पूरा रिप्लेस हो जाता है, पर हमारे पास कुछ डेटा नहीं होता तो हम ये डिसीजन नहीं ले सकते। पर कॉस्ट अकाउंटिंग की जो मेथड है उसमें ये सब डेटा होता है, ये सब रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजेक्शन कि भाई जब से हमने मशीन लिया तो उसके अंदर कितने 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 खर्चे, जब जैसे 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 मशीन पुरानी हो जाती है उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जा रहा है और उसकी स्क्रैप वैल्यू हो जाती है, बराबर। तो अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू से ज़्यादा जो उसमें रिपेयरिंग का खर्चा आता है तो उसको हमको डिसीजन लेना चाहिए कि उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, उसमें भी खर्चा करना चाहिए नहीं। और हम जब कोई नई प्रोडक्ट डालते हैं तो नई प्रोडक्ट के लिए कोई नया मशीन लेना है तो यूज़ मशीन हमको मिल जाता है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है, जो होता है, उसका भी एक कैलकुलेशन होता है। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई नया लेना चाहिए या पुराना लेना चाहिए। तो ये सारे जो है वो बेनिफिट्स है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है वो देखा इसमें, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे हम। कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग फीचर्स और कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेज। आगे के लेक्चर में हम आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के जो भी डिसएडवांटेजेस है और फिर पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।